हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने जो लिक्विडिटी रेशो थी वो कंप्लीट कर ली थी। सो आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम कुछ सोल्वेंसी रेशोज पढ़ेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग रेशोज बताई थी उसमें मैंने बताया था जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको डिफरेंट यूज़र एनालाइज करते हैं। हर यूज़र की क्योंकि अलग रिक्वायरमेंट होती है इसलिए डिफरेंट रेशोज कैलकुलेट करी जाती हैं। जो लिक्विडिटी रेशो कैलकुलेट करी वो किस लिए कैलकुलेट करते थे वो कैलकुलेट करते थे हम शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के लिए। बट अब कुछ यूज़र्स होते हैं जो लोन देते हैं जैसे कंपनी को, जैसे जो डिबेंचर परचेज़ करते हैं वो परचेज़ करते हैं 12 महीने से ज़्यादा के लिए। उनको क्या चेक करनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी कि उनकी जो रीपेमेंट है, जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है और जो कंपनी उनको इंटरेस्ट है वो टाइमली पे भी कर पाएगी या ना कर पाएगी। इसके लिए वो सोल्वेंसी रेशो कैलकुलेट करते हैं। जो CBSE है उसने आपके सिलेबस में सिर्फ 5 सोल्वेंसी रेशो स्पेसिफाई कर रखी हैं। हम इन रेशो को 1 बाय 1 करेंगे। आज की अपनी फर्स्ट रेशो क्या है, डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो वो रेशो होती है जो कि एक रिलेशनशिप चेक करती है कि डेट और इक्विटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि हम लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो में इसको कंसीडर कर रहे हैं। डेट का मतलब क्या होगा, लॉन्ग टर्म डेट जो कि 12 महीने से ज़्यादा के लिए कंपनी ने बोरो कर रखे हैं। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब आपको पता है जो कंपनी है वो अपना फाइनेंस डिफरेंट सोर्सेज से अरेंज कर सकती है। जैसे कि वो इक्विटी शेयर परचेज कर सकती है, वो इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, इसके अलावा वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है और इसके अलावा वो बैंक से सिंपली लोन ले सकती है। जो इक्विटी है कंपनी की और जो डेट का मतलब जो डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं उसने या जो बैंक से लोन ले रखा है, इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को हम किस रेशो से कैलकुलेट करते हैं, उस रिलेशनशिप को हम कैलकुलेट करते हैं डेट इक्विटी रेशो से। क्योंकि अब आपको पता है जो डेट है जो उस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, जैसे जो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे किया जाता है, जो बैंक पे लोन जो कंपनी लेती है उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो डिविडेंड पे होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जो डेट होता है वो चीपर होता है और जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कंपनी के लिए महंगे होते हैं। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज़ करना चाहेगी। बट जो डिबेंचर होल्डर जो डेट में इन्वेस्ट करते हैं, जो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो पहले क्या चेक करेंगे, डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो क्यों चेक करते हैं, वो ये चेक करते हैं, वो ये देखते हैं कि जो कंपनी है वो उनका पेमेंट टाइमली कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो इंटरेस्ट टाइमली पे भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है इस रेशो का, इस रेशो का फॉर्मूला है डेट डिवाइडेड बाय या तो इक्विटी हो सकता है, शेयर होल्डर्स फंड या नेटवर्थ। इन तीनों का मतलब सेम होता है। इक्विटी के मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है जो आपका शेयर होल्डर फंड हो या जो आपकी नेटवर्थ हो। शेयर होल्डर फंड किसके इक्वल होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि शेयर कैपिटल या जो शेयर होल्डर्स फंड है उसके अंडर क्या क्या सब हेडिंग्स होती हैं और उस सब हेडिंग्स के अंदर भी क्या क्या और हेडिंग्स होती हैं। शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल में आपके 2 टाइप के शेयर्स आते हैं। एक तो आते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरे आते हैं आपके इक्विटी शेयर्स। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में डिफरेंट टाइप्स के रिजर्व होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सब इसमें आता है। और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट में भी अगर कुछ अमाउंट दे रखा है आपको ये तीनों के तीनों ऐड करने पड़ेंगे और आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, आपका कैलकुलेट हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। ये तो थी शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट करने की जब आप लाइबिलिटीज़ की साइड से कैलकुलेशन करते हो। आपको जब मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था उसमें मैंने बताया था, सपोज करो उसमें तो मैंने आपको एक लंबी शेप में बताया था, अभी के लिए मैं आपको टी शेप में समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो सारी लाइबिलिटीज़ होती थी, जैसे कि सबसे पहला होता था शेयर होल्डर फंड, उसके बाद होती थी अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और फिर होती थी अपनी करंट लाइबिलिटीज़ और उसके नीचे क्या हेडिंग होती थी, एसेट्स की। एसेट्स अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एसेट्स यहाँ पे आते थे नॉन करंट एसेट और फिर होते थे अपने करंट एसेट। और जो इस साइड का टोटल होता था, मतलब जो लाइबिलिटीज़ का टोटल होता था वही टोटल किसको होता था, वही टोटल होता था एसेट्स का। आप शेयर होल्डर फंड या अगर आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे वो चाहे तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली इनको ऐड करके। अगर आपको ये नहीं ऐड करने, अगर वो आपको क्वेश्चन में बाय चांस वो करंट एसेट दे दे, नॉन करंट एसेट दे दे और फिर बोले आपको कि शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करो, नेटवर्थ कैलकुलेट करो, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
सो आपको पता है इन दोनों साइड का टोटल क्या होता है, इन दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है। सो आप इन दोनों को ऐड करोगे और इसमें से आपको क्या लेस करना है, इसमें से आपको सिर्फ ये दोनों लेस करने हैं। सो आपकी क्या आ जाएगी, फिर आपका आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आपको ये फिगर्स दे रखी हैं दो और ये दे रखी हैं और ये कैलकुलेट करनी है, सो आपको इन दोनों में से ये दोनों माइनस करनी है, ये आ जाएगी, क्योंकि इन तीनों का और इन दोनों का टोटल इक्वल है। सो नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़। सो ये है कौन सी अप्रोच, जब हम शेयर होल्डर्स फंड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, या इसे बोलते हैं हम इक्विटी अप्रोच, जब हमें इक्विटी की साइड से हमें जो शेयर होल्डर फंड है वो कैलकुलेट करना हो। अगर वो आपको बोल दे क्वेश्चन में कि एसेट साइड अप्रोच यूज़ करो या एसेट्स की तरफ से आप शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करो क्वेश्चन में, तब आपको सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले में क्या, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, और आपको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का। सो आप ये भी लिख सकते हो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, आपका कैलकुलेट हो जाएगा शेयर होल्डर फंड, जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं या जिसको हम नेटवर्थ भी बोलते हैं। सो नेटवर्थ का चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप ये फॉर्मूला लगाओ, आपका जो आंसर है वो दोनों अप्रोचेस से सेम आएगा। सो अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ। सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015 कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो, और आपको बैलेंस शीट दे रखी है। सो हमें इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करनी है, डेट इक्विटी रेशो। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला लिख देता हूँ। सो डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट, और डेट का यहाँ पे क्या मतलब है, स्पेशली लॉन्ग टर्म डेट, क्योंकि ये रेशो किस में है, ये रेशो है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के लिए। सो जो 12 महीने से ज़्यादा के डेट होंगे हमें सिर्फ वही कंसिडर करने हैं, डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी के दूसरे नाम क्या है, शेयर होल्डर्स फंड या नेटवर्थ। सो सबसे पहले अब हमें डेट का टोटल करना है। डेट का मतलब क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म डेट। सो लॉन्ग टर्म डेट हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, सो लॉन्ग टर्म डेट में हमें दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सो हमें ये तीनों के तीनों ऐड करने हैं, फिर अपने पास जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है उनका टोटल आ जाएगा। सो 4 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000। सो अपने लॉन्ग टर्म डेट कितने हो गए, लॉन्ग टर्म डेट हो गया अपने 5 लाख। आप यहाँ पे डेट भी लिख सकते हो या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी लिख सकते हो, क्योंकि उनका मतलब सेम ही है। और फिर आपको इक्विटी का टोटल करना है। सो इक्विटी का टोटल कितना आएगा, हमें इक्विटी के टोटल को हम क्या बोल सकते हैं, हम शेयर होल्डर फंड टोटल भी बोल सकते हैं, हम नेटवर्थ टोटल भी बोल सकते हैं। सो अभी के लिए मैं इक्विटी का टोटल, जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ अप्रोच है मैं वो यूज़ करूँगा। सो उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। सो इन तीनों का टोटल कितना आया, शेयर कैपिटल दे रखी है हमें 12 लाख, और जो हमें रिजर्व एंड सरप्लस है वो दे रखी है हमें 2 लाख, और इसके बाद हमें दे रखी है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट 1 लाख। सो इन सब का टोटल आया अपने पास 15 लाख। सो अब हमें क्या करना है, अब जो ये वैल्यू कैलकुलेट हुई है हमें जस्ट फॉर्मूला में रखना है। सो फॉर्मूला में क्या बोलता है, 5 लाख डेट अपॉन इक्विटी। सो डेट कितना है, डेट दे रखा है हमें 5 लाख। सो 5 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी, इक्विटी कितना है अपना, इक्विटी है अपना 15 लाख। सो जब आप इससे डिवीज़न करोगे सो आपकी रेशो क्या आएगी, आपकी रेशो आएगी 0.33:1। सो ये तो रेशो आई जब हमने इक्विटी साइड अप्रोच यूज़ करी। अब हम यूज़ करेंगे नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए, शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करने के लिए एसेट साइड अप्रोच, क्योंकि अगर वो बैलेंस शीट में आपको ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ ना देता, अगर वो सिर्फ एसेट्स दे देता क्वेश्चन ट्रिकी करने के लिए, सो हम फिर कैसे कैलकुलेट करते। सो अब हम यूज़ करने क्योंकि एसेट साइड अप्रोच। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एसेट साइड अप्रोच, और इसका फॉर्मूला क्या है, आपको नॉन करंट एसेट्स ऐड करने हैं। नॉन करंट एसेट्स कितने हैं आपके पास, 15 लाख के फिक्स्ड एसेट, 2 लाख की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख के। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इनका टोटल कितना बना, ये टोटल बना है आपका 18 लाख का। फिर आपको इसमें क्या ऐड करना है, करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स कितने दे रखे हैं आपको, 1.5 लाख की करंट इन्वेस्टमेंट, 1.5 लाख की इन्वेंट्री, 1 लाख का ट्रेड रिसीवेबल, 2.5 लाख के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 50,000 के। सो इसका टोटल कितना बना, तो ये टोटल बना है आपका 7 लाख। सो यहाँ पे आएगा 7 लाख। अब हमें इसमें से क्या लेस करनी है, करंट लाइबिलिटीज़। सो करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल कितने, 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 150 प्लस 50।
सो ये बना है आपका 5 लाख। सो आपको 5 लाख डिडक्ट करना है और फिर इसमें से आपको क्या डिडक्ट करना है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। सो वो कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, वो दे रखी है हमें 5 लाख की। सो आपकी जो एसेट साइड अप्रोच से थे इक्विटी या शेयर होल्डर फंड, वो कितना आया 18 लाख प्लस 7 लाख। सो ये कितना हो गया, ये हो गया 25 में से 10 गया। सो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका दोबारा से 15 लाख। सो चाहे आप इक्विटी साइड अप्रोच यूज़ करो, चाहे आप एसेट साइड अप्रोच यूज़ करो, सो जो आपका आंसर है वो कभी भी अलग नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूला से जो हमने मैथमेटिकल ऊपर बताया मैंने आपको टी शेप लेकर, क्योंकि जो ये अकाउंटिंग इफेक्ट है वो दोनों साइड में सेम होता है, क्योंकि दोनों का टोटल सेम होता है। सो चाहे आप इस साइड से कैलकुलेट करो, चाहे आप इस साइड से कैलकुलेट करो, आपका आंसर सेम आएगा। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान में क्या रखनी है, एसेट साइड अप्रोच में ये जो मैंने यहाँ पे करंट एसेट लिख के और ये मैंने यहाँ पे करंट लाइबिलिटी लिखी, सो एग्जामिनर अगर उसको क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी करना हो सो वर्किंग कैपिटल दे देगा क्वेश्चन में। अब आपको पता है इसको हम वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हैं। सो अगर हमें फॉर्मूला मोल्ड करना हो, सो फॉर्मूला हम कैसे मोल्ड कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़। सो फॉर्मूला हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी लिख दिया, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का यही फॉर्मूला होता है। चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, जो आपका आंसर है वो आपका आंसर सेम ही रहेगा। सो जो डेट इक्विटी रेशो होती है उसकी आइडियल रेशो क्या होती है, उसकी आइडियल रेशो होती है 2:1। मतलब कि अगर आपके इक्विटी शेयर होल्डर फंड 1 है, सो आप मैक्सिमम डेट 2 ले सकते हो। बट इस क्वेश्चन में जो आपकी डेट इक्विटी रेशियो आई वो कितनी आई, 0.33:1। मतलब कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की वो साउंड है। साउंड क्यों है, क्योंकि उसने जो डेट यूज़ कर रखे हैं वो कम यूज़ कर रखे हैं। अब आपको पता है अगर डेट पे कंपनी टाइम पे इंटरेस्ट ना पे कर पाए, सो वो कोर्ट में जा सकते हैं, वो कंपनी को सू कर सकते हैं। बट इसमें आप ये भी लिखोगे कि कंपनी ज़्यादा डेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेट चीपर होता है, क्योंकि डेट पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। सो अगर कंपनी ज़्यादा डेट यूज़ करेगी सो उसके प्रॉफिट हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो कंपनी को जो अपना डेट है वो ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, कंपनी को लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़्यादा इन्वेस्ट करनी चाहिए। सो आप इस टाइप का कमेंट लिखोगे। आइडियल रेशो की होती है 2:1 और कंपनी कितनी है 0.33:1। सो आप एक कमेंट लिखोगे, उसमें आपको ये लिखना है कि कंपनी ने ऑल्दो कम डेट यूज़ कर रखा है, ये सही है, बट कंपनी ज़्यादा डेट यूज़ कर सकती है, क्योंकि उससे जो उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या जो फाइनेंशियल लीवरेज है या जिसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है उसका बेनिफिट कंपनी अवेल कर सकती है। सो आप इस टाइप का कमेंट लिख के जो ये आंसर है वो क्लोज कर दोगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ एक्स लिमिटेड इज 0.5:1। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज डिक्रीज नॉट चेंज द डेट इक्विटी रेशियो। और हमें दिया है फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमारा फर्स्ट आइटम है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो लिख लेता हूँ। सो हमें दे रखा है डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 0.5/1, या हमें इसे रेशो 1 भी लिख सकते हैं। सो हमें दिया हुआ है फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर। सो इस टाइप के क्वेश्चन करने का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है कि जो रेशो दे रखी है इसी प्रपोर्शन में आप कुछ भी अमाउंट एज्यूम कर सकते हो। सो अभी के लिए यहाँ पे जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि अपने पास डेट है 5 लाख और जो अपने पास इक्विटी है वो कितने, वो है अपने पास 10 लाख, क्योंकि इससे जो आपकी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएंगी। सो हमें दिया हुआ है फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर। सो आप कुछ भी फिगर ले सकते हो कि सपोज करो कंपनी ने 1 लाख के इक्विटी शेयर इशू कर दिए या कंपनी ने 2 लाख के इक्विटी शेयर इशू कर दिए। सो जो उसकी रेशो है वो तो आपकी इम्पैक्ट होगी, बट जो आपका रिजल्ट है इंक्रीज डिक्रीज नोट चेंज उस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अभी के लिए सपोज करता हूँ मैं कि कंपनी ने 1 लाख के क्या इशू किए, इक्विटी शेयर। सो जब कंपनी 1 लाख के इक्विटी शेयर इशू कर देगी सो आपका डेट तो कांस्टेंट ही रहेगा, आपका इंक्रीज़ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी। सो इक्विटी कितनी हो जाएगी, इक्विटी हो जाएगी आपकी 11 लाख। सो अब आपको पता है जब आप इसकी डिवीज़न करोगे सो ये रेशो क्या हो जाएगी, ये रेशो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब नीचे का जो बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो चुका है। सो अपनी रेशो क्या आएगी, अपनी रेशो आएगी 0.45:1। सो आप कमेंट में क्या लिखोगे, आप कमेंट में लिखोगे कि जो रेशो है वो क्या हुई है, वो रेशो आपकी डिक्रीज़ हुई है। सो आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखनी है, आप अमाउंट कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लाख एज्यूम किया, आप 2 लाख भी एज्यूम कर सकते हो, 3 लाख भी, उससे आपकी रेशो तो डिफ़र करेगी, बट जो ये अल्टीमेट रिजल्ट है इस पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज करो अगर यहाँ पे आप 1 लाख की जगह पे 5 लाख ले लेते, सो यहाँ पे क्या आता, 5 लाख डिवाइड बाई 15,
सो तब कितना आते, तब आता 0.33, तब भी डिक्रीज़ हुआ ना, बट रेशो ही चेंज हुई बस, क्योंकि उसने हमसे पूछा है नेट रिजल्ट। सो हमें रेशो का कोई दिक्कत नहीं कि रेशो में कितना इंक्रीज़ हुआ है कितना डिक्रीज़ हुआ है। सो आवर नेक्स्ट आइटम इज़ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। सो अब हमें डेटर से कैश रिसीव हुआ है। सो जब डेटर से कैश रिसीव हुआ होगा, सो एक तो उससे डेटर डिक्रीज़ हुए होंगे और क्या इंक्रीज़ हुआ होगा, हमारा कैश बैलेंस। सो डेटर्स किस में आते हैं, डेटर्स आते हैं आपके करंट एसेट्स में, और कैश किस में आता है, कैश भी आता है आपका करंट एसेट में। सो ना तो डेट पे कोई इम्पैक्ट पड़ा, ना आपके इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ा। सो ये कांस्टेंट के कांस्टेंट ही हैं। ये पहले भी 5 लाख थे, 10 लाख थे, और अब भी 5 लाख और 10 लाख ही हैं। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो जो आपका रिजल्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आया। सो आप कमेंट में क्या लिखोगे, नो चेंज। सो आवर नेक्स्ट आइटम इज़ सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस। सो हमें दिया हुआ है कि हमने गुड्स बेचे हैं कैश बेसिस पे। सो क्योंकि गुड्स किस का पार्ट होते हैं, गुड्स पार्ट होते हैं आपके इन्वेंट्री का, और कैश किसका पार्ट होता है, कैश पार्ट होता है करंट एसेट का, और इन्वेंट्री भी किस में आती है, इन्वेंट्री भी आती है करंट एसेट में। सो आपकी इन्वेंट्री रिड्यूस हुई है और आपका कैश इंक्रीज़ हुआ है। सो एक करंट एसेट आपका डिक्रीज़ हुआ, दूसरा करंट एसेट आपका इंक्रीज़ हुआ। ना डेट पे कोई इम्पैक्ट हुआ, ना इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट हुआ। ये कांस्टेंट के कांस्टेंट ही हैं। ये अब भी 5 लाख और 10 लाख के एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो आपकी रेशो पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो आप कमेंट में क्या लिखोगे, नो चेंज। सो आवर नेक्स्ट आइटम इज़ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमने डिबेंचर्स रिडीम किए, हमने उनकी रीपेमेंट कर दी। सो डिबेंचर्स जब रिडीम किए होंगे, सो जो आपका डेट इक्विटी रेशो थी, जो यहाँ पे जैसे मैं लिख लेता हूँ डेट अपॉन इक्विटी, जो हमने एज्यूम किए थे, डेट हमने कितने का एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था 5 लाख, और इक्विटी कितने की एज्यूम की थी, हमने इक्विटी एज्यूम की थी 10 लाख, क्योंकि इनकी रेशो क्या बन जाएगी दोबारा से 0.5:1। सो अब जब वो डिबेंचर्स रिडीम कर देगा, आप कुछ भी फिगर ले सकते हो, जैसे सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे फिर से 1 लाख एज्यूम कर लेता हूँ। सो जब वो 1 लाख के डिबेंचर रिडीम कर देगा, एक तो डिबेंचर कम हुए होंगे, और दूसरा किस पे इम्पैक्ट आया होगा, जब आप उनकी पेमेंट करोगे सो कैश कम हो गया होगा। बट कैश किस में आता है, कैश आता है आपके करंट एसेट में। सो करंट एसेट्स पे फ़र्क पड़ा, इक्विटी पे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, वो वैसे की वैसे एग्जिस्ट कर रही है। सो डिबेंचर्स कितने के हो गए होंगे, 4 लाख के। आपकी इक्विटी कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रही होगी। सो इक्विटी कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रही है। सो रेशो क्या हुई है आपकी रेशो डिक्लाइन हुई है। सो रेशो कितनी बन गई, 0.4:1, और पहले कितनी थी 0.5। सो रेशो में क्या हुआ है, रेशो में हुआ है डिक्लाइन। अब हमें लास्ट आइटम दे रखा है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सो जब वो गुड्स परचेज करेगा क्रेडिट पे, एक तो उसके क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, और क्रेडिटर्स क्योंकि उसने गुड्स परचेज किए, गुड्स क्या होते हैं आपके, गुड्स होते हैं आपके करंट एसेट्स में, क्योंकि इससे आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज होती है, और क्योंकि उसने वो क्रेडिट पे परचेज किए, उसके एक तो क्रेडिटर इंक्रीज हुए, एक उसकी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई। ये किस में आता है, ये आता है आपकी करंट लाइबिलिटी में, ये आता है आपके करंट एसेट में। सो ना तो डेट पे कोई इम्पैक्ट आया, ना इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट आया, ये जैसे थे वैसे के ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इससे ना तो आपकी जो डेट इक्विटी रेशियो है, ना तो वो डिक्रीज़ होगी ना वो इंक्रीज़ होगी, वो कॉन्स्टेंट ही एग्जिस्ट करेगी। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और ध्यान में क्या रखना है, काफ़ी बार कंपनी, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया था फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब काफ़ी बार क्वेश्चन में वो क्या दे देता है, फर्दर इशू ऑफ बोनस शेयर, क्या देता है, बोनस शेयर। अब आपको पता होना चाहिए जो कंपनी बोनस शेयर इशू करती है वो कैसे इशू करती है, उसके लिए कंपनी एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना होता है, या कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट होते हैं कंपनी उसी में से कुछ अमाउंट एलोकेट करके बोनस शेयर इशू कर देती है। सो इससे आपकी इक्विटी पहले तो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि या तो आपका रिजर्व कम होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, या आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो रिड्यूस होगा। बट फिर तुरंत ही आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर का फंड है जिसमें इक्विटी शेयर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो टोटल इक्विटी का बैलेंस पहले रिड्यूस हुआ फिर इंक्रीज़ हुआ, डेट पे कोई फ़र्क नहीं आया, सो इक्विटी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया नेट तो। सो इससे भी क्या रिजल्ट आएगा आपका, नो चेंज। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बट जब वो इक्विटी शेयर इंक्रीज़ करेगा या इक्विटी शेयर इशू करेगा, सो उससे आपकी रेशो हमेशा डिक्रीज़ होगी, बट बोनस शेयर से कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो और नेक्स्ट रेशो इज़ डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें हम क्या रिलेशनशिप चेक करते हैं, इसमें हम रिलेशनशिप चेक करते हैं कि जो अपने पास लॉन्ग टर्म डेट है और जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो रखी है कंपनी में, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, और ये भी किस टाइप की रेशो है, ये भी रेशो है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। सो डेट तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। डेट में क्या आती है आपकी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं, या जिसे हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड
या जिसको हम नेट एसेट्स भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का या तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। ये तो जब आप इक्विटी साइड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें एसेट साइड अप्रोच यूज़ करनी हो तब हम उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। सो जो आपको डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कैलकुलेट करनी होती है उसमें आप क्या फॉर्मूला यूज़ करते हो? डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड तब यूज़ करते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड हम कब यूज़ करते हैं? जब हम इक्विटी साइड अप्रोच यूज़ कर रहे हो। नेट एसेट वर्ड हम यूज़ कब करते हैं? जब हम एसेट साइड अप्रोच यूज़ कर रहे हो। और जो दोनों का अमाउंट है वो सेम ही आएगा, क्योंकि जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने टी शेप का फॉर्मूला बताया था वो यहाँ पे भी लागू होता है। बट इसमें बस नेट वर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या डिफरेंस होता है? जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, और जो नेट वर्थ होती है उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड आता है। सो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। और ये रेशो हम कैलकुलेट क्यों करते हैं? ये रेशो हम कैलकुलेट करते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ताकि जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनी को या जो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं वो चेक कर सकें कि उनको कितनी सेफ्टी मिल रही है। सो जो हमने एक इलस्ट्रेशन किया था ABC कंपनी लिमिटेड वाला, उसी में हम क्या निकाल लेंगे? उसी इलस्ट्रेशन की अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकाल लेंगे। सो हमें उसमें दे रखी थी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ जिसका टोटल आ रहा था 25 लाख, और एसेट्स दे रखे थे हमें जिनका टोटल आ रहा था 25 लाख। सो उस टाइम हमने डेट इक्विटी रेशियो निकाल ली थी। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अब हम कैलकुलेट करेंगे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। सो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। सो वहाँ पे डेट कितना आ रहा था? वहाँ पे हमें डेट दे रखा था टोटल 5 लाख। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेट में टोटल 5 लाख। उसके बाद अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे पहले अगर हम इक्विटी साइड अप्रोच यूज़ करते हैं सो उसमें मैंने आपको क्या बताया? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड का टोटल कितना आया था? 12 लाख की शेयर कैपिटल, 2 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस, 1 लाख के शेयर वारंट प्लस 4 लाख की लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 40,000 के अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और 60,000 की लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। सो इनका टोटल कितना बन रहा था? इनका टोटल बन रहा था अपना 20 लाख, क्योंकि शेयर होल्डर फंड बना था 15 लाख का और 5 लाख की बनी थी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो यहाँ पर आ जाएगा 20 लाख। सो जब आप इसकी डिवीज़न करोगे सो जो आपकी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी आपकी 0.25:1। मतलब कि जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी है? वो है 20 लाख। और जो डेट है उसमें से, मतलब कि जितना पोर्शन डेट से अरेंज किया है फाइनेंस का वो कितना है उसमें? वो है उसमें 5 लाख। सो डेट कितना है? अगर एक यूनिट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है सो उसमें से डेट से कितनी अरेंज की गई है? 0.25। मतलब कि कंपनी सिक्योर है। अगर किसी टाइम कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है सो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनकी रिपेमेंट आसानी से हो जाएगी, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अभी तो हमने देखा जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड अप्रोच यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं अगर हम नेट एसेट अप्रोच यूज़ करें। सो नेट एसेट अप्रोच का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। सो टोटल एसेट्स कितने दे रखे थे हमें क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में दे रखे थे टोटल एसेट्स 25 लाख के। सो इसमें से हमें अब क्या लेस करना है? सिर्फ और सिर्फ करंट लाइबिलिटीज़। और करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल कितना दे रखा था हमें? करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल दे रखा था हमें 5 लाख, क्योंकि 2 लाख के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थी, 1 लाख की ट्रेड पेबल, 50,000 की अदर करंट लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न से 1.5 लाख के। सो इनका टोटल बना था 5 लाख। सो आपको जस्ट 5 लाख लेस करना है। सो कितने की आई आपकी नेट एसेट? आपके नेट एसेट्स आई सिर्फ 20 लाख के। सो चाहे आप कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो यूज़ करो, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, जो आपका रिजल्ट है उस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। और हमें दे रखे हैं टोटल एसेट्स, टोटल डेट, करंट लाइबिलिटीज़। सो आप देख सकते हो उसमें उसने पूरा फॉर्मेट ना देकर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। सो हमें इसमें कैलकुलेट करनी है डेट इक्विटी रेशो, बट हम इस क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशो भी कैलकुलेट करेंगे और हम डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो भी कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। सो हमें डेट कितने दे रखे हैं? हमें डेट दे रखे हैं 2,60,000, जिसमें ये दे रखा है टोटल डेट। मतलब कि इसमें आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी होंगी और आपकी करंट लाइबिलिटीज़ भी होंगी। बट हम डेट इक्विटी रेशो में हम क्या लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट। सो लॉन्ग टर्म डेट कैसे कैलकुलेट होंगे? टोटल डेट में से हमें क्या लेस करना है?
हमें सिर्फ लेस करनी है अपनी करंट लाइबिलिटीज़। सो टोटल डेट कितने 2,60,000, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी दे रखी है 40,000। सो जब आप 2,60,000 में से 40,000 लेस कर दोगे सो आपका लॉन्ग टर्म डेट कितना आएगा, आपका लॉन्ग टर्म डेट आएगा यहाँ पे 2,20,000। और उसके बाद हमें उसने क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दे रखे हैं, टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल एसेट दे रखे हैं उसने हमें 8,10,000 के। और मैंने आपको बताया था कि जो हमें शेयर होल्डर फंड है या तो हमें वो डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए दे देगा, डायरेक्ट दे देगा, या अगर वो हमें डायरेक्ट नहीं देगा तब हमें एसेट साइड अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है। एसेट साइड अप्रोच में मैंने आपको क्या बताया था, जो टोटल एसेट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, जो आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल होता है। मतलब कि आपका शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल कितना दे रखा है हमें टोटल दे रखा है 8,10,000। क्योंकि जितना एसेट साइड का टोटल होता है उतना ही लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड का टोटल होता है। सो हमें शेयर होल्डर फंड दे नहीं रखा, हमें दे रखा है टोटल डेट। सो ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें 2,60,000। सो जब आप ये इसमें से माइनस करोगे आपका शेयर होल्डर फंड कितना आ जाएगा, आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा 5,50,000। सो अब डेट इक्विटी रेशो कैलकुलेट करने के लिए इसे जस्ट फॉर्मूला में पुट कर दो। सो लॉन्ग टर्म डेट कितने, लॉन्ग टर्म डेट दिया है 2,20,000 और शेयर होल्डर फंड कितना कैलकुलेट हुआ है, शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट हुआ है अपना 5,50,000। सो जब आप इसकी से डिवीज़न करोगे सो आपकी रेशो क्या आएगी, आपकी रेशो आएगी 0.4:1। सो आइडल रेशो क्या होती है, आइडल रेशो होती है 2:1। बट जो आइडल रेशो होती है 2:1 ये डिपेंड करती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। हो सकता है किसी इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल हो, किसी इंडस्ट्री के लिए यही हार्मफुल हो। सो ये आपको तब पता लगेगा जब आप रियलिटी में किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे। सो अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस के लिए ये एज्यूम करते हैं 2:1 रेशो बेस्ट होती है। बट क्योंकि यहाँ पे डेट कम एम्प्लॉय हो रखा है सो कंपनी फाइनेंशियली साउंड तो है, मतलब उसमें किसी टाइप का रिस्क नहीं है। बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ज़्यादा डेट यूज़ कर सकती है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके अलावा अब हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सो हमें डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो क्योंकि हमने डेट कैलकुलेट कर लिया, डेट अपना आया 2,20,000। अब हमें सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है, नेट एसेट कैलकुलेट करनी है। सो हमें दे रखे हैं यहाँ पे टोटल एसेट्स। सो चाहे तो हम ये अप्रोच यूज़ कर लें, चाहे हम ये अप्रोच यूज़ कर लें। सो हम क्या यूज़ करेंगे, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। टोटल एसेट कितने अपने, टोटल एसेट्स अपने 8,10,000 और इसमें से आप करंट लाइबिलिटी कितनी है, करंट लाइबिलिटी अपनी 40,000 की। सो जब आप ये इसमें से लेस करोगे सो जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कैलकुलेट हो जाएगी। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई आपकी, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आई 7,70,000। अगर आप इसे इस अप्रोच से कैलकुलेट करना चाहो तो आप इसे इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है 2,20,000। सो हमें ये किस में ऐड करनी है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड हमने अभी ये कैलकुलेट किया। सो इस फॉर्मूले के हिसाब से 5,50,000 प्लस 2,20,000। सो टोटल कितना बना आपका, टोटल बना आपका 7,70,000। सो अब आपको जस्ट ये फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला क्या बोलता है, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट कितना है 2,20,000 और ये आपको किससे डिवाइड करना है, ये आपको डिवाइड करना है 7,70,000 से। सो जो आपका आंसर आएगा या जो आपकी रेशो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 0.28:1। सो आपकी जो डेट इक्विटी रेशो आई थी वो आई थी 0.4:1 और जो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो आई वो आई 0.28:1। सो आवर नेक्स्ट सोल्वेंसी रेशो इज़ प्रोप्राइटरी रेशो। सो प्रोप्राइटरी रेशो क्यों कैलकुलेट की जाती है, प्रोप्राइटरी रेशो कैलकुलेट की जाती है टू चेक द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट दैट इज़ फंडेड फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। मतलब कि जो ओनर ने पैसा लगाया है उसमें से टोटल एसेट्स कितने के परचेज किए गए हैं और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके लिए क्या कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए कैलकुलेट की जाती है प्रोप्राइटरी रेशो टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट्स। क्योंकि ये रेशो क्यों कैलकुलेट की जाती है, ताकि जो आउटसाइडर हैं जो कि कंपनी को फंड प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं कि जो वो फंड प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि जो डिबेंचर होल्डर डिबेंचर में इन्वेस्ट करेंगे या जो बैंक इसको कंपनी को लोन देगा उसका जो उसने लोन दिया वो कितने एक्सटेंट तक सिक्योर है। क्योंकि अगर ज़्यादा एसेट इक्विटी फंड से परचेज़ कर रखे होंगे सो उनको ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों मिलेगी, आपको पता है जब कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले किसकी पेमेंट होती है, सबसे पहले पेमेंट होती है जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं या जो बैंक लोन होते हैं, सबसे पहले उनकी पेमेंट की जाती है।
उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, और सबसे बाद की जाती है इक्विटी शेयर होल्डर की। सो डिबेंचर होल्डर के लिए जो इक्विटी एसेट्स हैं या जो इक्विटी से इन्वेस्ट हो रखे हैं एसेट्स में, वो क्या होती है, वो एक सिक्योरिटी होती है, क्योंकि सबसे पहले क्योंकि पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगी। सो जिस कंपनी में ज़्यादा एसेट्स इक्विटी से या प्रोप्राइटर फंड से परचेज़ कर रखे होंगे वो उनके लिए उतनी ज़्यादा सिक्योर होगी। सो जितनी ज़्यादा प्रोप्राइटरी रेशो होती है उतनी अच्छी होती है, और जितनी कम होती है उतनी ही ज़्यादा रिस्की होती है आउटसाइडर के लिए। बट कंपनी के लिए ये डिफ़र करती है कंपनी टू कंपनी। अब ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी के लिए जितनी ज़्यादा प्रोप्राइटरी रेशो होगी उतनी अच्छी होगी। ज़्यादा प्रोप्राइटरी रेशो किसके लिए अच्छी होगी, आउटसाइडर के लिए। आउटसाइडर के लिए क्यों अच्छी होगी, क्योंकि अगर बाय चांस कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है सो उनकी पेमेंट आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि सफ़र कौन करेंगे अल्टीमेटली, इक्विटी शेयर होल्डर। सो इसलिए ये रेशो कैलकुलेट की जाती है, और इस रेशो का नाम क्या था, प्रोप्राइटरी रेशो। सो अब हम प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी या प्रोप्राइटर फंड जिसे हम बोलते हैं डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। और अगर आप किसी बुक में देखोगे सो वहाँ पे अगर टोटल एसेट्स नहीं दे रखा होता है सो वो इसे कैपिटल एम्प्लॉयड से भी कैलकुलेट कर लेता है। सो अगर आपको टोटल एसेट्स नहीं दिया हुआ तब आप कैपिटल एम्प्लॉयड से कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर टोटल एसेट्स दे रखे हैं तो ये लगाकर चलो 100% क्वेश्चन में टोटल एसेट से निकालना है। वो तो अगर फ्रैक्शन 1% 2% क्वेश्चन में नहीं दिया तब आप वहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड से निकाल सकते हो, बट आपको निकालना किससे, हमेशा टोटल एसेट से। और जब आप टोटल एसेट्स कंसीडर करोगे उसमें आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो आप उसमें फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लोगे कभी भी, और अगर एसेट साइड में कोई भी लॉस दिया है सो आप उसको नहीं कंसीडर करोगे। सो टोटल एसेट्स में से आपको दो चीज़ें हमेशा माइनस करनी है या इंक्लूड नहीं करनी। क्या है आपकी, एक तो फिक्टिशियस एसेट, एक है लॉसेस, क्योंकि ये किसी भी टाइप का एसेट नहीं होता। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं, वो एसेट्स जिनका मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता, जैसे कि हमने डिस्काउंट दिया डिबेंचर्स इशू करने में या रिडीम करने में, वो होते हैं एक टाइप के फिक्टिशियस एसेट। या जो लॉस हैं जो हमें राइट ऑफ करने हैं इसलिए हम उसे बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, सो वो हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। सो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो न्यूमेरिकल में हमें दिया है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो प्रोप्राइटरी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सो डेट इक्विटी रेशो मैं आपको करा चुका हूँ। सो डेट इक्विटी रेशो आप इस क्वेश्चन की खुद निकालना, मैं अब सिर्फ प्रोप्राइटरी रेशो बताऊंगा इस क्वेश्चन की। और हमें दिया हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर फंड 15 लाख, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 6%, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम ICICI, करंट लाइबिलिटीज़, गुडविल, अदर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रोप्राइटर फंड्स कैलकुलेट करना है, फिर हमें टोटल एसेट्स और फिर हमें नॉर्मल वैल्यू पुट कर देनी है। सो प्रोप्राइटर फंड कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, प्रोप्राइटर फंड में क्या क्या आता है, इसको हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, इसको हम इक्विटी भी बोलते हैं। सो इसमें हमें दे रखा है एक तो उसने इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक दे रखा है उसने हमें जर्नल रिजर्व, और दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, और ये क्या दे रखा है, नेगेटिव। अब आपको पता है जब हम शेयर होल्डर फंड या जिसको हम इक्विटी बोलते हैं अगर उसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और प्लस मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। सो ये तीन आते हैं। शेयर कैपिटल हमें कितनी दे रखी है उसने, इसमें दे रखा है हमें इक्विटी शेयर कैपिटल उसने 15 लाख की, और रिजर्व एंड सरप्लस में ये आपको पता है सारे टाइप के रिजर्व्स आते हैं, और जो आपका सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है वो आता है। सो इसमें उसने हमें सिर्फ एक रिजर्व दिया हुआ है, उसका नाम क्या है, उसका नेम है जर्नल रिजर्व। सो हम यहाँ पे जर्नल रिजर्व का अमाउंट ऐड कर लेते हैं, और क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस भी रिजर्व का पार्ट है बट उसमें उसने हमें नेगेटिव बैलेंस दे रखा है, सो हमें वो क्या करना पड़ेगा, वो हमें लेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम करेंगे 1 लाख माइनस। सो अब हम इसे का टोटल करना है। सो इसका टोटल कितना आएगा, ये टोटल आएगा आपका 24 लाख। सो जो आपका शेयर होल्डर फंड था या प्रोप्राइटर्स फंड बोलते हैं जिसको, या इक्विटी बोलते हैं, उसका टोटल कितना है, उसका टोटल आया 24 लाख। अब हमें किसका टोटल करना है, हमें टोटल करना है टोटल एसेट्स। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, और टोटल एसेट्स में हमें दे क्या क्या रखा है, उसने हमें दे रखी है गुडविल। गुडविल क्या होता है, नॉन करंट एसेट, और हमें दे रखा है उसने अदर नॉन करंट एसेट्स 22 लाख के, और दे रखे हैं करंट एसेट्स 18 लाख के। सो हमें ये तीनों अमाउंट ऐड करने हैं अब। सो मैं यहाँ पे 5 लाख की गुडविल लिख लेता हूँ, और उसने दिया हुआ हमें अदर नॉन करंट एसेट्स 22 लाख के, और इसके अलावा उसने हमें दिए हुए हैं 18 लाख के करंट एसेट्स। सो इन तीनों का बैलेंस कितना बना, इन तीनों का बैलेंस बना है आपका 45 लाख। सो आपका जो शेयर होल्डर फंड आया था वो कितना आया था, वो आया था आपका 24 लाख का, और जो आपके टोटल एसेट्स आए वो कितने के आए, वो आए आपके 45 लाख के। सो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी या प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सो
अब हमें सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 24 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख। सो अब आपको इसकी सिंपली डिवीज़न करनी है और ये रेशो क्या आई, ये रेशो आई आपकी 0.533/1। सो इसका मतलब क्या है, अगर आपके टोटल एसेट्स 1 यूनिट है सो उसमें से 0.533 यूनिट किससे परचेज कर रखी है, वो परचेज कर रखी है इक्विटी शेयर होल्डर फंड से। सो आप इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हो। सो परसेंटेज में लिखने का क्या फॉर्मूला है, जो आपकी रेशो आई कितनी आई 0.53, आपको जस्ट इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 53.3%। मतलब कि टोटल एसेट्स में से 53% हमने किससे परचेज कर रखे हैं, इक्विटी से या शेयर होल्डर्स फंड से। और जो बचे हुए एसेट्स हैं जो कि कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है जिनमें, वो किससे फाइनेंस कर रखे होंगे कंपनी ने, वो या तो नॉन करंट लायबिलिटी से या करंट लायबिलिटी से। सो ये रेशो क्या शो कर रही है कंपनी की, ये शो कर रही है फाइनेंशियल साउंडनेस, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोप्राइटरी रेशो होती है कंपनी की उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है आउटसाइडर के लिए। बट जो कंपनी होती है उसके लिए 50% प्रोप्राइटरी रेशो सफिशिएंट होती है, क्योंकि जो प्रोप्राइटर्स फंड होते हैं वो कॉस्टली होते हैं कंपनी के लिए, और जो डिबेंचर्स होते हैं वो सस्ते होते हैं क्योंकि उन पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। सो आउटसाइडर के लिए जितनी ज़्यादा प्रोप्राइटरी रेशो होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, बट कंपनी के लिए मैक्सिमम 50% बेनिफिशियल होती है, क्योंकि अगर कंपनी ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर फंड इन्वेस्ट करेगी, ज़्यादा इक्विटी शेयर से अमाउंट कंपनी बोरो करेगी, या कंपनी अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो इस तरीके से डिज़ाइन करेगी जिसमें ज़्यादा अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर से बोरो कर रखोगा, सो उसमें कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं ले पाएगी। सो मैक्सिमम बेनिफिट कंपनी कब ले पाती है, या हम एक नॉर्मल रेशो बोल देते हैं, आइडल बोल देते हैं, वो 50% होती है, बट ये 53 है तो ये अच्छी शो कर रही है। बट अगर कंपनी जैसे कि 100% इक्विटी हो, सो वो क्या शो करती है, वो करती है कंपनी की मतलब अच्छी पोजीशन नहीं शो करती हो, क्योंकि कंपनी जो चीप फंड्स अवेलेबल है मार्केट में उनका बेनिफिट नहीं अवेल कर रही। सो ये थी इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोप्राइटर रेशो की। So our next question is, the following information is available from the books of Garg Food Limited: equity share capital, preference share capital, reserve and surplus, investment, current assets, proprietary ratio. Assuming that there is no fictitious assets, calculate value of fixed asset of the company. हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है फिक्स्ड एसेट, और हमें दे रखी है प्रोप्राइटरी रेशो और हमें पूरी डिटेल दे रखी है। सो सबसे पहले मैं प्रोप्राइटरी रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अपना इक्विटी, या जिसे हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सो हमें ये फॉर्मूला दिया होता है, या ये नॉर्मल फार्मूला होता है। सो जिसमें हमें प्रोप्राइटरी रेशो कितनी दे रखी है 0.8, और इक्विटी कितनी दे रखी है हमें। इक्विटी में आपको पता है शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चीज़ें आती है, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। इसमें आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सो यहाँ पे आएगा 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। क्योंकि हमें टोटल एसेट्स उसने दे नहीं रखे, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है और करंट एसेट दे रखे हैं, और क्योंकि उसने हमें बोला है कि फिक्स्ड एसेट हमें कैलकुलेट करने हैं। सो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फिक्स्ड एसेट होंगे, जब तक हमें फिक्स्ड एसेट नहीं पता होंगे हम टोटल एसेट्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। सो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, सिंपली यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं टोटल एसेट्स, क्योंकि हमें टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे पहले। सो जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, सो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू ये कितने आएंगे, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर डिवीज़न में आ जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा डिवीज़न में, जब आप इसको सोल्व करोगे सो ये आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.8। सो आपके टोटल एसेट्स आ जाएंगे 2,50,000 के। अब आपको पता है टोटल एसेट्स में क्या क्या आते हैं, आपके आते हैं करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स उसने हमें कितने के दे रखे हैं, करंट एसेट्स उसने हमें दे रखे हैं 70,000 के। और नॉन करंट एसेट्स में उसने हमें सिर्फ एक चीज़ दे रखी है, क्या दे रखी है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने की दे रखी है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है उसने हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 30,000 की। बट उसने हमें बोला है कि इसके अलावा फिक्स्ड एसेट भी हैं। सो हमें फिक्स्ड एसेट कैलकुलेट करने हैं। सो क्योंकि हमें फिक्स्ड एसेट पता है नहीं, हमें सिर्फ टोटल एसेट्स पता है। सो टोटल एसेट्स कितने हैं 2,50,000 के, जिसमें से करंट 70,000 है, इन्वेस्टमेंट कितनी है 30,000। सो फिक्स्ड एसेट कितने होंगे, जब आप 2.5 लाख में से ये 1 लाख माइनस कर दोगे, सो आपके फिक्स्ड एसेट कितने के आ जाएंगे, फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे आपके 2,50,000 माइनस 70,000 माइनस 30,000। सो ये आ जाएंगे आपके 1,50,000
सो फिक्स्ड एसेट की कैलकुलेशन कितनी आई 1,50,000। सो आवर नेक्स्ट रेशो इज टोटल एसेट टू डेट रेशो। सो इसमें हम क्या रिलेशनशिप चेक करते हैं, इसमें हम रिलेशनशिप चेक करते हैं कि जो अपने टोटल एसेट्स हैं और जो डेट है उसमें कितना रिलेशनशिप है, मतलब कि जो अपने टोटल एसेट हैं वो कितने मल्टीपल टाइम है जितना हमने लॉन्ग टर्म डेट कंपनी ने बोरो कर रखा है, मार्केट से उठा रखा है। सो इस चेक करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसको चेक करने के लिए हम एक रेशो कैलकुलेट करते हैं जिसे बोलते हैं हम टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। और ये रेशो जितनी ज़्यादा होती है, मतलब कि जितने टोटल एसेट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के मल्टीपल टाइम्स होंगे, लेंडर के लिए उतना ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जब उनकी रीपेमेंट का टाइम आता है सो उनको ईजिली पे हो जाती है। सो लेंडर क्या देखते हैं, जितनी ज़्यादा टोटल एसेट टू डेट रेशो होगी उतनी ही उनके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर सपोज करो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, कंपनी वाइंड अप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, सो उनको उनकी पेमेंट आसानी से मिल जाएगी। सो इसके लिए वो क्या कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं टोटल एसेट टू डेट रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। और यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान में रखना है, आप फिक्टिशियस एसेट या जो नॉर्मल लॉसेस दे रखे होते हैं वो आपको एक्सक्लूड करने हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। सो अब हम इसको एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द टोटल एसेट टू डेट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग, और इसमें हमें डिटेल्स दे रखी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व, जर्नल रिजर्व, सरप्लस, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और हमें कैलकुलेट करनी है टोटल एसेट टू डेट रेशो। सो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, टोटल एसेट्स, और फिर हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म डेट। क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म डेट ईजिली अवेलेबल दे रखे हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट देखने से ही पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म डेट्स कितने के हैं। इसमें उसने हमें दिया लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है 18 लाख की, और 2 लाख के दे रखे हैं लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। सो लॉन्ग टर्म डेट कितने के हैं अपने, 18 लाख का हमें एक आइटम दे रखा है और 2 लाख का हमें दूसरा आइटम दे रखा है। सो इसका टोटल बना 20 लाख का। सो अब हमें जस्ट क्या कैलकुलेट करना है, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है टोटल एसेट। और इसमें हमें टोटल एसेट्स डायरेक्टली नहीं दे रखे, हमें इनडायरेक्टली निकालने पड़ेंगे। और मैंने आपको क्या बताया, सपोज करो जो ये आपकी बैलेंस शीट होती है, वैसे तो होती तो ये वर्टिकल शेप में, मैं अभी टी शेप में वैसे बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पर अपनी क्या आती है, यहाँ पर अपना आता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के बाद क्या आता है अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और फिर आती है अपनी करंट लाइबिलिटीज़। सो जो इनका टोटल होता है, इन तीनों का टोटल होता है, वही किसके इक्वल होता है, एसेट्स के इक्वल। सो एसेट्स अभी सपोज करो मैं यहाँ की बजाय ना लिखने की मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे लिख लिया मैंने नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। आपको पता है जो इनका टोटल होता है वो इसका टोटल होता है। सो हमें निकालने क्या है, हमें निकालने टोटल एसेट्स। सो अगर हम इन तीनों का टोटल निकाल लेंगे तब वो भी तो अपना टोटल एसेट्स के इक्वल होगा ना। सो अब हम इस साइड से निकाल लेंगे अपने टोटल एसेट। सो हमें दे रखा है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के हमें क्या क्या आइटम दे रखे हैं, इसमें हमें दे रखी है शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और सरप्लस, जिसका हमें नेगेटिव बैलेंस दे रखा है। सो शेयर होल्डर फंड के हम आइटम लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखे हैं हमें। पहले दे रखी है हमें 10 लाख की शेयर कैपिटल, और फिर हमें दे रखा है 3 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और 5 लाख का दे रखा है हमें जनरल रिजर्व। उसके बाद हमें दे रखा है नेगेटिव बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो कितना दे रखा है नेगेटिव, 2 लाख। सो हमें वो क्या करना पड़ेगा, वो हमें लेस करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव होता तो हम इसको ऐड करते। अब ये तो ले लिया हमने, और उसके बाद अब हमें लेनी है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। सो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या दे रखी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। सो ये कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे 18 लाख, और फिर कितना आएगा 2 लाख। सो अब हमने ये सेकंड आइटम भी ले लिया। अब बचा क्या है, सिर्फ करंट लाइबिलिटीज़, और हमें सिर्फ एक ही करंट लाइबिलिटी दे रखी है, कितनी, ट्रेड पेबल, और उसका अमाउंट क्या दे रखा है हमें, उसका अमाउंट दे रखा है हमें 5 लाख। सो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे अपने टोटल एसेट्स, क्योंकि जो इस तरफ का टोटल होता है वही इसका टोटल होता है। सो इनका टोटल कितना आया, जब आप इन सब का टोटल करोगे सो ये आएगा आपका 41 लाख। सो इस साइड का अगर 41 लाख आया है, क्योंकि आपको पता है आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि जो बुक्स मेंटेन होती है वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे होती हैं। सो जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल होता है वही एसेट्स का टोटल होता है। सो जो 41 लाख इनका आया, इस तरफ भी एसेट साइड्स भी टोटल इतना ही होगा। सो क्योंकि अब एसेट्स भी कैलकुलेट हो चुके हैं, लाइबिलिटीज़ हमें डायरेक्टली दे रखी थी, अब हमें सिर्फ ये नॉर्मल फार्मूला में पुट करना है। सो फार्मूला क्या बोलता है हमें, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। सो टोटल एसेट्स कितने का है, 41 लाख डिवाइडेड बाय
और लाइबिलिटीज़ कितनी है, लाइबिलिटीज़ है आपकी 20 लाख। सो इसकी रेशो कितनी आई, ये रेशो आई आपकी 2.05:1, मतलब कि जितने के लॉन्ग टर्म डेट है उससे 2.05 टाइम्स क्या ज़्यादा है, एसेट्स हैं। सो ये क्या शो करेगी, ये लेंडर को शो करेगी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर सपोज करो इन फ्यूचर कंपनी उनको रीपेमेंट नहीं कर पाती, या तो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे कर पाई या इंटरेस्ट नहीं पे कर पाई, सो वो अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है सो उनका अमाउंट डायरेक्टली या मतलब बहुत ही आसानी से रिकवर हो जाएगा। सो ये रेशो जितनी ज़्यादा हाई होती है लैंडर्स के लिए उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और नेक्स्ट रेशो इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और जिसको हम डेट सर्विस रेशो भी बोलते हैं। और ये क्यों कैलकुलेट की जाती है, ये इसलिए कैलकुलेट की जाती है ताकि ये चेक कर जा सके कि जो कंपनी के प्रॉफिट अर्न हुए हैं, जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किए हैं, वो उसने जो इंटरेस्ट पे करना है उससे कितने मल्टीपल हैं, मतलब कि कितने ज़्यादा गुना है, ताकि वो जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो कितने मल्टीपल टाइम पे कर सकती है। सो ये चेक करी जाती है टू चेक सर्विसिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी, कि मतलब कितनी आसानी से कंपनी है जिसने डिबेंचर इशू किए हैं या जब बैंक से लोन लिया है वो उनको रेगुलरली इंटरेस्ट पे भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, जो उसने प्रॉफिट अर्न किए हैं वो सफिशिएंट भी है इंटरेस्ट पे करने के लिए या नहीं करने के लिए, अगर सफिशिएंट भी है कितने मल्टीपल टाइम्स उसने अर्न किए हैं। सो इसके लिए क्या कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए कैलकुलेट की जाती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और इसकी आइडल रेशो क्या मानी जाती है, 6 to 7 टाइम्स, मतलब कि अगर 6 to 7 टाइम्स जो आपने प्रॉफिट अर्न किए हैं वो इंटरेस्ट के हों सो उसको हम बोलते हैं एक आइडल रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट या फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। आप कुछ भी लिख सकते हो, या तो आप यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस लिख सकते हो या यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। सो इसको कैलकुलेट करने से पहले आपको कुछ बेसिक पता होने चाहिए। आपको पता है सबसे पहले हम जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं उसमें सपोज करो सबसे पहले आते हैं अपने प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं जो, फिर उसमें से हम क्या लेस करते हैं, उसमें से लेस करते हैं हम अपने इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, बिजनेस का एक एक्सपेंस होता है। सो जब हम उसमें से इंटरेस्ट लेस कर देते हैं सो ये क्या बचता है, ये बचता है अपना प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, PAI, मतलब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। और ये क्या थे, ये थे आपके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। सो ये आ गई अपनी फिगर। इसके बाद हमें क्या पे करना पड़ता है, फिर हमें पे करना पड़ता है इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स पे करने से पहले हम इंटरेस्ट चार्जेस लेस करते हैं, फिर जो बैलेंस बचता है उस पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे टैक्स माइनस होगा, जब हम इसमें से टैक्स लेस कर देंगे सो जो अमाउंट बचेगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो जो आपको क्वेश्चन दिए होंगे उसमें जो एग्जामिनर है वो आपको ये अमाउंट देगा, और आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या फिगर है, ये फिगर है ये, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा। सो मैं अब आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देता हूँ, उससे आपको ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही डिटेल में समझ आ जाएगा। सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिसमें हमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000, 15% लॉन्ग टर्म डेट 10 लाख एंड टैक्स रेट 40%। मतलब कि हमें दे क्या रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और आफ्टर टैक्स क्या होता है, ये फिगर दे रखी है आपको, और आपको कैलकुलेट क्या करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है ये फिगर, क्योंकि फॉर्मूला में हमने ये फिगर यूज़ करनी है। सो आपको जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60,000। सो आपको यहाँ पे ये अमाउंट दे रखा है 60,000, और उसने हमें दे क्या रखा है, उसने हमें दे रखा है टैक्स रेट 40%, मतलब कि 40% टैक्स पे कर दिया। अब आप नॉर्मल एज्यूम करो, कोई भी अमाउंट क्या होता है 100% होता है, मतलब कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 100%। सो क्योंकि 40% हमने क्या पे कर दिया, 40% हमने टैक्स पे कर दिया होगा यहाँ पे। सो जब हमने 40% टैक्स पे कर दिया होगा सो ये जो फिगर बची होगी ये तो 60% होगी, क्योंकि सपोज करो यहाँ पे अगर अपनी फिगर 100% होगी सो 40% हमने टैक्स पे कर दिया, 60% अपने पास ये बचोगा, क्योंकि 40% तो टैक्स ऑलरेडी चला ही गया बिजनेस से। सो अगर 60% किसके इक्वल है, 60,000 के। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है 40%, क्योंकि टैक्स अमाउंट हमें दे नहीं रखा है। सो 40% किसके इक्वल आएगा, ये नॉर्मल सी फिगर है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हुई है।
अगर 60% 60,000 के इक्वल है, सो 1% किसके इक्वल होगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 60%। और 40% किसके इक्वल होगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 60% मल्टीप्लाई बाय 40%। और परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आ जाएगा यहाँ पे 1000। और जब इसकी 40 से मल्टीप्लाई होगी, सो आपका जो टैक्स है वो कितना आ जाएगा? टैक्स आ जाएगा आपका 40,000। सो टैक्स कितना आ गया अपना? टैक्स आ गया अपना 40,000। सो अब आपको पता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट में से जब हम टैक्स माइनस कर देते हैं तो अब अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है। सो अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे, सो अपनी ये फिगर कैलकुलेट हो जाएगी। सो 60,000 प्लस 40,000 ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 1 लाख। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा था हमने जो लॉन्ग टर्म डेट उठाए हैं वो कितने के उठाए हैं? वो उठाए हमने मार्केट से 10 लाख के, जिस पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 15%। सो 10 लाख का 15% कितना आएगा? ये आएगा आपका 1,50,000। सो अब आपको वो ऐड करना है। सो 1,50,000 आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, सब आपका क्या आ जाएगा? तब आपका आ जाएगा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। सो वो कितने आ गए? वो आ गए आपके 2.5 लाख। सो अब आपको जो फिगर्स चाहिए थी आपकी कैलकुलेट हो चुकी हैं। सो अब आपको नॉर्मल फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है। सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया? ये आया आपका 2,50,000। और इसको आपको किससे डिवाइड करना है? ये आपको डिवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कितने? ये आया था अपना 1,50,000। सो जब आप 2,50,000 की 1,50,000 से डिवीज़न करोगे तब ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 1.67 टाइम्स, जो कि कंपनी के मतलब ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं शो कर रहा, क्योंकि आइडल रेशो क्या मानी जाती है? 6 to 7 टाइम। मतलब कि जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी वो एटलीस्ट 6 से 7 गुना होने चाहिए जितना उसने इंटरेस्ट पे करना है। बट यहाँ पे सिर्फ वो 1.67 टाइम्स है। सो इसमें कंपनी में जो मतलब कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में इन्वेस्ट करेंगे, जो कंपनी को लोन देंगे, जो कंपनी के डिबेंचर परचेज करेंगे, वो एक रिस्की सिचुएशन में है, क्योंकि हो सकता है कंपनी उनको टाइमली इंटरेस्ट ना पे कर पाए। क्यों ना पे कर पाए? क्योंकि जो उसके प्रॉफिट है वो सिर्फ 1.67 टाइम्स है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ सो उनका इंटरेस्ट टाइमली पे नहीं कर पाएंगी वो कंपनी। सो ये किस टाइप की सिचुएशन शो कर रहा है? ये शो कर रहा है रिस्की सिचुएशन। सो जो सारी की सारी सोल्वेंसी रेशोज़ थी वो मैंने आपको करा दी हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, अगर कोई बुक में ट्रिकी क्वेश्चन दे रखा है, सो आप वो सिंपली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको एक्टिविटी रेशो, जिसको हम टर्नओवर रेशो बोलते हैं, मैं वो कराऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can simply ask in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel. Thank you. Bye bye.